रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जैसे आप लोग पढ़ते हैं उष्मागतिकी, थर्मोडायनामिक्स। अब ये जो टॉपिक है, जो थर्मोडायनामिक्स है, मतलब मैं थोड़ा सा आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, राइट, सभी बच्चों को कि ये क्या है, हमारे को इसमें बेसिकली क्या पढ़ना है। ये जो टॉपिक है हमारा, इस टॉपिक के अंदर हमारे को क्या पढ़ना है उसको लेकर हम बात कर रहे हैं। ये जो हमारे पास जैसे उष्मागतिकी है, तो उष्मागतिकी हमारे को क्या बताता है? उष्मागतिकी हमारे को ये बताती है कि कोई रिएक्शन संभव है अथवा नहीं है, राइट। उष्मागतिकी भी आपका हो चुका है, यहां पर बैठे हुए ऑलमोस्ट सभी बच्चों का हो चुका है उष्मागतिकी, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि उष्मागतिकी हमारे को यह बताता है कि कोई अभिक्रिया संभव है या नहीं है। और उसके लिए उष्मागतिकी की अगर हम बात करें तो वहां पर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है डेल्टा जी का। वहां पर डेल्टा जी का कॉन्सेप्ट होता है। हम ये बोलते हैं कि अगर डेल्टा जी नेगेटिव है, अगर किसी अभिक्रिया के लिए, अगर कोई अभिक्रिया है और उस अभिक्रिया के लिए जो डेल्टा जी है, अगर वो डेल्टा जी नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अभिक्रिया अपने आप स्वतः होगी। ये उष्मागतिकी आपको बता रही है, राइट। उष्मागतिकी का खास कर जो द्वितीय सिद्धांत है, राइट, थर्मोडायनेमिक्स का जो सेकंड लॉ है, राइट, वो सेकंड लॉ हमारे को ये बताता है कि अगर डेल्टा जी नेगेटिव है, तो डेल्टा जी अगर नेगेटिव है, इसका मतलब जो अभिक्रिया है वो अपने आप हो सकती है, स्वतः हो सकती है। ये उष्मागतिकी हमारे को बताता है। दूसरा आता है रासायनिक साम्य। रासायनिक साम्य हमारे को यह बताता है कि अगर कोई अभिक्रिया होती है तो किस हद तक होगी, किस एक्सटेंट तक होगी, किस सीमा तक होती है। यह हमारे को रासायनिक साम्य बताता है। रासायनिक साम्य हमारे को यह बताता है कि कोई अभिक्रिया अगर हो रही है तो वो किस हद तक होगी, किस सीमा तक होती है, राइट। अगर जैसे कि मान लीजिए कि कोई हमारे पास रासायनिक साम्य अभिक्रिया है, ए प्लस बी साम्य पर है सी प्लस डी के, ए प्लस बी साम्य पर सी प्लस डी के। अब ये जो हमारी अभिक्रिया है, राइट, अब इस अभिक्रिया का मान लीजिए कि जो साम्य स्थिरांक का मान है, वो साम्य स्थिरांक का मान, मतलब जो केसी का मान दे रखा है आपको, वो केसी का मान है 2 गुणित 10 की घात में 15। मतलब ये जो साम्य का मान है, ये जो साम्य स्थिरांक का मान है, वो साम्य स्थिरांक का मान अपने आप में काफी ज्यादा है। और क्योंकि साम्य स्थिरांक का मान अपने आप में काफी ज्यादा है, इसका मतलब ये बताती है कि जो हमारी अभिक्रिया है, राइट, वो अग्र दिशा में बहुत ज्यादा जाएगी। जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, वो फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ज्यादा जा रही है। अगर मान लीजिए कि साम्य स्थिरांक का मान बहुत कम होता, तो अगर साम्य स्थिरांक का मान बहुत कम होता, इसका मतलब अभिक्रिया प्रतिप दिशा में जाएगी। अभिक्रिया जो है प्रतिप दिशा के अंदर बताती है। मतलब जो रासायनिक साम्य है, वह रासायनिक साम्य हमारे को यह बताता है कि कोई अभिक्रिया कितनी अग्र दिशा में जाएगी। कोई हमारी अभिक्रिया है, वह अभिक्रिया कितनी अग्र जाती है या कितनी प्रतिप दिशा में जाती है। मतलब ये किसी इस अभिक्रिया के होने की हद को बताता है कि किस हद तक यह अभिक्रिया आगे जाएगी, राइट। ये तो दो बातें मैंने बताई आपको। उष्मागतिकी हमारे को यह बताता है कि कोई अभिक्रिया संभव है अथवा नहीं है। फिर उसके बाद आता है रासायनिक साम्य। रासायनिक साम्य हमारे को सीमा का निर्धारण करता है। सीमा का निर्धारण करता है कि अगर कोई अभिक्रिया हो रही है तो वो कितनी आगे तक जाएगी, एक्सटेंट क्या होगा उसका, बराबर है, वो हमारे को रासायनिक साम्य बताता है। रासायनिक बल गतिकी आपको क्या बताता है? रासायनिक बल गतिकी हमारे को किसी अभिक्रिया के वेग और किसी अभिक्रिया का जो मैकेनिज्म है, किसी अभिक्रिया के वेग को लेकर बताता है ये हमारे को, या फिर जो कोई अभिक्रिया है उस अभिक्रिया की जो क्रियाविधि है, राइट, वो क्रियाविधि के बारे में हमारे को बताता है।
राइट। क्रियाविधि से मतलब है कि उसका मैकेनिज्म क्या होगा। अगर कोई वेग, जैसे कोई बहुत सी अभिक्रिया ऐसी होती है राइट, जो अपने आप में बहुत स्लो होती है, मंद होती है। कुछ अभिक्रियाएं बहुत ही ज्यादा मंद होती है राइट, कुछ अभिक्रियाएं बहुत तेजी से होती है, बहुत तेज होती है। जैसे कि अगर हम बात करें, मतलब एक बात है कि ये जो रासायनिक बल गतिकी है, ये रासायनिक बल गतिकी आपको बेसिकली दो बातें बताता है राइट। एक तो ये अभिक्रिया के वेग को लेकर बात करता है और दूसरे किसी अभिक्रिया का क्रियाविधि बताता है। आप क्रियाविधि पता कर सकते हैं जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर कोई हमारी रासायनिक अभिक्रिया है तो उसकी क्या क्रियाविधि हो सकती है, वो कैसे हो रही होगी वो अभिक्रिया राइट, ये भी आप पता कर सकते हैं इससे। दो बातें आप बताते हैं, दर को लेकर बात की जाती है इसमें, बराबर है, रेट को लेकर बात करी जाती है केमिकल काइनेटिक्स के अंदर राइट। रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर को लेकर अपन बात करते हैं। और दूसरी बात यहां पर आपको रिएक्शन का मैकेनिज्म भी पता चल सकता है। मतलब जो हमारी अभिक्रिया है उस अभिक्रिया की जो क्रिया विधि है वो क्रिया विधि के बारे में भी हमारे को पता चल सकता है राइट। अब समझिएगा मेरी बात को कि यहां पर क्या है। अब जैसे दर को लेकर अगर हम बात करें तो दर को लेकर अगर हम बात करेंगे तो कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो बहुत तेज होती है। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं जो आपको हर किताब के अंदर मिलेगा, बहुत सिंपल उदाहरण है, अच्छा उदाहरण माना जाता है राइट। कि अगर मान लीजिए कि जलीय अवस्था के अंदर एक रिएक्शन आप करवा रहे हैं, Ag पॉजिटिव, या एक काम करो इसको पूरे यौगिक के फॉर्म में ही लिख दो, जलीय अवस्था में आप करवा रहे हो, अब ये जो अभिक्रिया है आपके सामने जो लिखी गई है, अब ये अभिक्रिया बच्चों बहुत तेज होती है, बहुत तेजी से ये अभिक्रिया होती है। AgCl सॉलिड का बनना होता है प्लस NaNO3 बनता है। ये अपने आप में आयनिक अभिक्रिया है, आयनिक अभिक्रिया है। जो सिल्वर नाइट्रेट है वो सिल्वर नाइट्रेट अपने आप में प्रबल विद्युत अपघटय है, और क्योंकि ये अपने आप में प्रबल विद्युत अपघटय है, इसका मतलब ये है कि जलीय माध्यम के अंदर इसका पूर्ण आयनन होगा, और जब इसका पूर्ण आयनन होगा तो हमारे को मिलेगा यहाँ पर Ag पॉजिटिव एक्वस प्लस NO3 नेगेटिव एक्वस। और अगर हम NaCl की बात करेंगे तो NaCl भी अपने आप में प्रबल विद्युत अपघटय है। ये पूर्ण रूप से जल में, जलीय माध्यम के अंदर इसका पूर्ण रूप से आयनन होता है Na पॉजिटिव एक्वस और Cl नेगेटिव एक्वस के अंदर राइट। तो ये अपने आप में एक आयनिक अभिक्रिया है। आयनिक अभिक्रिया से मतलब ये हुआ, ये जो आपके सामने लग रहा है बराबर, ये आयंस बने, सिल्वर का आयन, नाइट्रेट का आयन, Na पॉजिटिव का आयन, Cl नेगेटिव का आयन, बराबर है। तो ये आयंस है। अब ये आयंस आपस में क्रिया कर रहे हैं तो AgCl का अवक्षेपण होता है। आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि AgCl जो होता है उसकी विलयता काफी कम होती है। जलीय माध्यम के अंदर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, कमरे के ताप के ऊपर इसकी जो विलयता होती है, इसकी विलयता काफी कम मानी जाती है। तो इसकी विलयता काफी कम मानी जाती है, इसका मतलब इसका अवक्षेपण हो जाएगा, इसका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा राइट। तो ये AgCl सॉलिड प्लस सोडियम नाइट्रेट एक्वस आपको मिलता है। अब ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया की दर बहुत तेज है क्योंकि ये आयनिक फॉर्म में अभिक्रिया है जिसमें सहसंयोजक बंद होता है। सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जिसमें सहसंयोजक बंद होता है, सामान्यतः ये जो अभिक्रियाएं होती है ये स्लो मानी जाती है राइट। जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इस तरह की अभिक्रिया सामान्यतः आप स्लो मानते हैं, मंद मानी जाती है। आ गई होगी बात समझ में। कुछ अभिक्रिया क्या होती है, कुछ अभिक्रिया बहुत ही मंद होती है। जैसे कि सबसे बढ़िया मैं आपको बता रहा हूं, लोहे के अंदर जंग का लगना। ये लोहे के ऊपर जो जंग लगता है, रस्टिंग ऑफ आयरन जिसे आप कहते हैं, कोरोजन ऑफ मेटल, कोई भी धातु का सड़ना,
और धातु के सड़ने में एक धातु आता है लोहा, लोहा सड़ता है, लोहे के सड़ने को हम रस्टिंग कहते हैं, जंग कहते हैं उसको। ये जो जंग का लगना होता है, राइट, ये अपने आप में बहुत ही मंद प्रक्रिया मानी जाती है। धीरे 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 लोहा जो है वो वायु और वाष्प की उपस्थिति के अंदर, ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति के अंदर, राइट, लोहे सड़ना लगता है, लोहा जो है वो सड़ने लगता है, राइट। तो सभी बच्चों को ये बात क्लियर हो गई होगी। मतलब मैं दर को लेकर बात कर रहा था, राइट, कि दर मतलब क्या होता है। दर मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन। अब कुछ रिएक्शंस फास्ट होती हैं, किसी रिएक्शंस का दर बहुत ज्यादा होता है, किसी रिएक्शन का दर कम होता है, बराबर। इस तरीके से हमारे पास जो है अलग अलग अभिक्रियाएं होती है। अब रिएक्शन मैकेनिज्म, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो रासायनिक बल गतिकी है वो बेसिकली आपको दो बातें बताता है। एक तो ये दर को लेकर बात करता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को लेकर बताता है, और दूसरी तरफ उसका क्रियाविधि बताता है, उसकी क्रिया विधि के बारे में हमारे को बताता है, राइट। अब ये जैसे, और इसका हम खास इस्तेमाल कहां पर करते हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि ये क्रिया विधि को लेकर बताता है, तो ये जो क्रिया विधि है, राइट, मतलब जो मैकेनिज्म है अभिक्रिया का, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं। जैसे कि ऑर्गेनिक रसायन में, कार्बनिक रसायन के अंदर, कार्बनिक रसायन के अंदर आप कहते हैं कि ये अभिक्रिया एकक आणविक है, राइट। समझिएगा, हमारे पास कार्बनिक रसायन में, राइट, मेरे को लगता है कि शायद आप लोग कार्बनिक रसायन अभी आपका पढ़ा हुआ नहीं है, बराबर है, तो थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कि हम कहते हैं कार्बनिक रसायन के अंदर SN1 अभिक्रिया होती है, SN1 अभिक्रिया होती है, राइट, या हम कहते हैं कि ये SN2 अभिक्रिया है, या हम कहते हैं ये E2 अभिक्रिया है, राइट। अभिक्रिया SN1 भी हो सकती है, अभिक्रिया SN2 भी हो सकती है, या अभिक्रिया E2 भी हो सकती है, राइट। SN1 या फिर SN2 या फिर E2, राइट। अब जैसे हम ये कह रहे हैं कि ये वन मतलब उसकी आणविकता को बताता है, ये वन मतलब ये यूनिमोलिकुलर अभिक्रिया है, टू मतलब ये बाइमोलिकुलर अभिक्रिया है, ये भी जो टू लिखा हुआ है इसका मतलब ये कि वो बाइमोलिकुलर अभिक्रिया है। तो सवाल ये उठता है कि जो ये हम कहते हैं कि ये एकल आणविक है, बराबर, या द्वि आणविक है, राइट, तो सवाल ये उठता है कि ये कैसे हमारे को पता चला कि ये एकक आणविक है या एकल आणविक है, राइट, या ये द्वि आणविक है। मतलब इसमें दो मॉलिक्यूल्स जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो स्टेप, जो पद अभिक्रिया की दर का निर्धारण करता है, बराबर, उसमें दो अणु इन्वॉल्व होते हैं। दो अणु का इन्वॉल्व होना, दो अणु का भाग लेना उस पद के अंदर, किसी अभिक्रिया के उस पद के अंदर जो पद गति को डिसाइड कर रहे हैं, दर को डिसाइड करेंगे, बराबर है। उसमें जब दो अणु पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये जो आप कह रहे हो कि ये एकल आणविक है या ये द्वि आणविक है, ये सारी के सारी जो बातें हैं, ये सारी के सारी बातें कौन डिसाइड कर रहा है? ये सारी के सारी बातें तो केमिकल काइनेटिक्स डिसाइड कर रहा है, रासायनिक बल गतिकी डिसाइड कर रहा है। मतलब मैं आपको इसकी डिटेल में नहीं ले जा रहा हूं, हमारे को इसकी डिटेल नहीं पढ़नी है, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि जो कोई अभिक्रिया होती है, उस किसी अभिक्रिया की जो क्रिया विधि है, वो क्रिया विधि को रासायनिक बल गतिकी डिसाइड करता है, राइट। अब मैंने अभी आपको ये बताया था कि कुछ अभिक्रियाएं, मतलब हमारे को यहां पर जो बल गतिकी है, काइनेटिक्स है, उस बल गतिकी के अंदर हमारे को दो बातें देखनी है। एक तो हमारे को दर को लेकर स्टडी करते हैं, बराबर, दर को बताता है और ये मैकेनिज्म को भी बताता है, राइट। अब जैसे दर को लेकर हम बात करें, अब दर में भी हमारे पास दो दरें हैं। अगर हम दर की बात करें, अगर हम रेट की बात करें, तो हमारे पास दो तरह से रेट होता है, राइट। दो तरह से रेट कैसे? एक होती है औसत दर, औसत दर जिसको आप कहते हैं एवरेज रेट,
और दूसरा है तात्क्षणिक। तात्क्षणिक दर, राइट, जिसको आप कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। तात्क्षणिक दर, राइट, और दूसरा है औसत दर। राइट, चेक करिएगा, तात्क्षणिक दर और औसत दर। अब सबसे पहले तो हम यहां पर औसत दर को लेकर बात करेंगे कि औसत दर हमारे को क्या बताता है, और तात्क्षणिक जो दर है, राइट, वो हमारे को क्या बताता है। औसत दर में क्या होता है कि जो जो टाइम का डिफरेंस होता है, जो टाइम है, जो समय है, वो समय का जो अंतर होता है वो काफी ज्यादा होता है जब हम औसत दर को लेकर बात करते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई अभिक्रिया है, कोई अभिक्रिया कुछ भी ले लो आप अपने मन से, कि जैसे एक अभिक्रिया है ए से बी हमारे को मिल रहा है, राइट। अब आपको ए की सांद्रता, मान लीजिए कि जलीय माध्यम के अंदर जो ए है वो ए बी में कन्वर्ट होता है, राइट। जलीय माध्यम है तो जलीय माध्यम में यहां पर मैंने एक्वस लिख दिया है, राइट। अब जब ये ए बी में कन्वर्ट हो रहा है जलीय माध्यम के अंदर, राइट, तो आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, समय जैसे जैसे निकलता जाएगा, जो ए है वो ए का सांद्रण कम होता चला जाएगा। जो ए की सांद्रता है वो समय के साथ कम होती चली जाएगी, और ये मतलब ये हमारा अभिकारक है, ये हमारा अभिकारक है, राइट, ये हमारा रिएक्टेंट है, राइट। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो अभिकारक है वो अभिकारक कम होने लगता है समय के साथ, अभिकारक की सांद्रता कम होने लगती है, और जो उत्पाद है, ये भी आपका उत्पाद बना है, तो जो उत्पाद है वो उत्पाद की सांद्रता बढ़ने लगती है, राइट। तो यहां पर जो हमारा अभिकारक ए है, राइट, उसकी सांद्रता कम होगी। मान लीजिए कि शुरुआत में जो ए की सांद्रता है वो है 0.4 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। ए की जो सांद्रता है शुरुआत में टाइम जीरो पर जो ए की सांद्रता है वो 0.4 मोल प्रति लीटर है, और मान लो कि 10 मिनट के पश्चात, 10 मिनट के पश्चात जो ए की सांद्रता है वो ए की सांद्रता हो जाती है 0.3 मोल प्रति लीटर, राइट। ए की सांद्रता शुरू में थी 0.4 मोल प्रति लीटर, 10 मिनट के पश्चात यह सांद्रता हो जाती है 0.3 मोल प्रति लीटर, राइट। अब यहां पर यह बात हो रही है, यहां पर आपसे यह पूछा जा रहा है, राइट, कि जो ए की सांद्रता शुरुआत में 0.4 थी और अब 0.3 है, राइट, औसत दर क्या होगी। जो अभिक्रिया है उस अभिक्रिया की, मतलब जो ए है उस ए की अभिक्रिया की दर क्या होगी, मतलब ए का ह्रास हो रहा है, मतलब ए कम होता चला जा रहा है, उसका ह्रास हो रहा है, बराबर है। तो ए कम होता चला जा रहा है, इसका मतलब उसका जो सांद्रता है वो सांद्रता में कमी आती चली जा रही है, राइट। तो मैं बोलूंगा औसत दर, औसत दर बराबर पहले था 0.4, अब ये हो गया है 0.3, और कितने मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर। 10 मिनट मतलब ये हो जाएगा 10 × 60, राइट, ये हमारे को मिल जाएगा। आप बोलेंगे सर ये 60 से गुणा क्यों किया आपने। 60 से हम इसलिए गुणा कर रहे हैं क्योंकि हम सेकंड्स के अंदर ज्ञात करना चाह रहे हैं, हम जो है वो सेकंड के अंदर ज्ञात करना चाह रहे हैं, राइट। जो ए है वो ए की सांद्रता में कमी आ रही है क्योंकि ए हमारा अभिकारक है, समय के साथ जो अभिकारक होता है उस अभिकारक की सांद्रता में कमी आती है, सांद्रता में ह्रास होता है,
और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है, उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है, राइट। रिएक्टेंट की सांद्रता कम होती है, द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेस व्हाइल द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस, राइट। तो यहां पर जो औसत दर हमारे को मिलेगी, मैं मोलरता प्रति सेकंड में ज्ञात कर रहा हूं। औसत दर ये जो मैंने ज्ञात करी है, ये मोलरता प्रति सेकंड में ज्ञात करी है, प्रति सेकंड के अंदर हमने इसको ज्ञात किया है। मोलरता प्रति सेकंड के अंदर हमने इसको ज्ञात किया है, राइट। सारे बच्चे समझ रहे होंगे मेरी बात को, अर्थात ये हो जाएगा 0.1/600, राइट। अब जो भी आ जाए, हमारे को एक औसत दर क्या है वो मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा था, राइट। कि औसत दर जो है वो आप कैसे निकालेंगे। औसत दर का कॉन्सेप्ट क्या है? औसत दर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि इसमें जो टाइम होता है वो टाइम आपने देखा, मैंने जैसे 10 मिनट का टाइम लिया, तात्क्षणिक में, तात्क्षणिक दर की अगर हम बात करें तो तात्क्षणिक दर के अंदर जो है वो टाइम, जो समय का जो अंतर है, वो समय का अंतर शिफ्ट होता है टुवर्ड्स जीरो, मतलब समय के अंतर को बहुत कम कर दिया जाता है, वो तात्क्षणिक दर मिलती है हमारे। औसत दर और तात्क्षणिक दर में जो तात्क्षणिक दर का जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा अच्छा माना जाता है, वो ज्यादा अच्छा माना जाता है, राइट। ये औसत दर मैंने निकाली है अभी आपके सामने। ये जो अभी ए है वो ए में कमी आई है, सांद्रता में कमी आई है, और जो सांद्रता की कमी की दर थी, ए की सांद्रता में जो ह्रास हुआ है, राइट, उसका जो दर था वो दर आपने ज्ञात किया है 0.1/600, राइट। अब मैं यहां पर ये बता रहा हूं, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इसी औसत दर को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो कोई अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया का जो रेट एक्सप्रेशन है, जो दर का एक्सप्रेशन है, जिसको व्यंजक आप कहते हैं, दर व्यंजक, बराबर है, वो कैसे लिखेंगे, राइट, वो जरा देख लीजिएगा। राइट, सबसे पहले मैं अभी आपको ये सिखा रहा हूं बच्चों कि दर का व्यंजक कैसे लिखा जाएगा, रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा, राइट। रेट एक्सप्रेशन, दर व्यंजक। मान लीजिए कि हमारे पास एक अभिक्रिया है ए प्लस बीबी राइट। मान लो कि यह अभिक्रिया गैस फेज अभिक्रिया है, तो मैं बोलूंगा औसत दर बराबर अभिक्रिया की औसत दर बराबर -1/a डेल्टा ए बटा डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये मैं आपको जो दर है उसका व्यंजक कैसे लिखा जाएगा, राइट, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, बराबर है, वो आप लिखना देख रहे हैं। औसत दर बराबर -1/a डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू -1/b डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू +1/c डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू +1/d डेल्टा ऑफ d अपॉन डेल्टा टी। राइट, अब ये जो ऋणात्मक और जो धनात्मक चिन्ह हमने लगाए हैं, क्योंकि ए ये जो हमारा कैपिटल ए है और जो हमारा कैपिटल बी है वो अपने आप में अभिकारक हैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी अपने आप में अभिकारक है, राइट। और जो हमारे सी और डी हैं वो हमारे उत्पाद है, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाता है, राइट, अभिकारकों का जो सांद्रता है उसमें कमी आती है, और क्योंकि सांद्रता में कमी आती है, बराबर, इसीलिए यहां पर माइनस से मल्टीप्लाई किया है, ये माइनस से आपने मल्टीप्लाई किया है। ये माइनस साइन आपको ये बताता है
कि जो दर है, राइट, जो अभिकारकों की दर है, राइट, मतलब उसमें कमी आ रही है, सांद्रता में कमी आ रही है। दर तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, दर भले ही किसी की सांद्रता घटती हो या बढ़ती हो, बराबर है, दर तो पॉजिटिव ही होगा, दर ने, और वो पॉजिटिव लाने के लिए हम यहां पर ऋणात्मक चिन्ह लगा देते हैं। यहां पर ऋणात्मक चिन्ह आपको क्या बताता है? ऋणात्मक चिन्ह ये बता रहा है कि समय के साथ उसकी सांद्रता में कमी आ रही है, और क्योंकि सांद्रता में कमी आ रही है, बराबर है, बट जो दर है वो दर तो धनात्मक ही मिलेगा आपको, क्योंकि आगे ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है। ऋणात्मक चिन्ह लगे होने की वजह से जो दर है वो आपको धनात्मक मिलेगी। वो अभी आगे आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। तो एक बात तो ये समझ में आ गई कि ये माइनस चिन्ह क्या बता रहा है। माइनस चिन्ह सांद्रता में कमी बताता है, और जो धनात्मक चिन्ह है वो सांद्रता के अंदर वृद्धि बताता है, सांद्रता की बढ़ोतरी को बताता है, राइट। ये बात तो क्लियर हो गई आपको। ये दो बातें ऋणात्मक और धनात्मक को लेकर क्लियर है। दूसरी बात, तीसरी बात, वो तीसरी बात क्या है कि जो यहां पर कोफिशिएंट है, राइट, जैसे कैपिटल ए है, ये बड़ा ए है, ये बड़ा ए का कोफिशिएंट जो है वो छोटा ए है, राइट, बड़े बी का कोफिशिएंट छोटा बी है, राइट। तो जो कोफिशिएंट होते हैं हमारे, वो कोफिशिएंट, राइट, वो आप रेसिप्रोकल में लिखते हैं उसको। रेसिप्रोकल मतलब आप उसका उल्टा कर देते हैं। जो भी कोफिशिएंट होता है वो कोफिशिएंट नीचे चला जाता है। ये कोफिशिएंट जैसे ए था, राइट, तो जो ए है वो नीचे चला गया, बी है बी नीचे चला गया, सी है वो सी नीचे चला गया, और जो डी है वो डी नीचे चला जाएगा। अब ये बात जरूर है, ये बात जरूर है कि ए बी सी और डी का जो मान है, राइट, वो कुछ भी हो सकता है। ए बी सी डी का मान कुछ भी हो सकता है, बराबर है। वो तो डिपेंड करेगा कि हमारा अभिकारक कौन है और हमारा उत्पाद क्या है।